तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज से जो है हिंदी की क्लासेस देखेंगे और इसमें भी कई लोग अभी दुविधा में होंगे कि सर ने जो हिंदी कराई है पहले उसमें और अब की हिंदी में क्या डिफरेंस होगा। देखो, ये जो हिंदी का फोल्डर बनेगा ये एक ही जगह सारी वीडियो पड़ जाएंगी और जैसे ही ये कंप्लीट होगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, उस वाले फोल्डर को डिलीट कर दूंगा, यानी आपके नए सिरे से शुरुआत होगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर जो नए स्टूडेंट हैं या जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनने पढ़ा है वो क्या करें। उनसे मैं कहूँगा इसमें जो नए फैक्ट आते हैं, जैसे आपको क्या होगा, दो चीज़ें फ़ायदा, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा आप क्या देखना कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्या वो पहले कराया है या नहीं कराया है, कराया है तो उसमें क्या डिफरेंस है, यानी उसके क्वेश्चन आप लोग चेक कर लेना और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इस फोल्डर के साथ बने रहना। पुरानी वीडियो अभी नहीं हटाऊंगा, वो जैसे ही ये फोल्डर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही पुरानी वीडियोस को मैं हटाता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वाले फोल्डर को हिंदी एक गहन अध्ययन करके, जैसे मैंने भूगोल एक गहन अध्ययन करके फोल्डर बनाया है, उसी प्रकार से हिंदी का हम लोग बनाएंगे। वीक में एक क्लास आपकी, यानी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। विद इन अ वीक एक टॉपिक आएगा और एक टॉपिक जैसे ही आएगा एक हफ्ते भर पूरा आपको उस पर काम करना है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इस प्रकार से आप लोगों को इसको लेके चलना है। तो जो मेरा वीकली फिलहाल के लिए शेड्यूल है, आप समझ गए होंगे कि एक क्लास उत्तराखंड परीक्षावाणी की आ रही है, एक क्लास हिंदी की आ रही। दो संडे को आपका लोअर पीसीएस मेंस प्लस आरओ मेंस का सेकंड पेपर, जो आरओ की विज्ञप्ति आने वाली, लगभग 160 और 54 पद आरओ एआरओ के सचिवालय के लिए, 20, 25, 30 पद लोक सेवा आयोग के लिए आएंगे। टोटल मिला के 150 के आसपास पोस्ट आपकी निकलेंगी। वो संभवतः 4-5 जनवरी, 2-3 जनवरी, 3-4 जनवरी के आसपास कहीं विज्ञप्ति निकल जाएगी। तो हम संडे को जो टॉपिक रखते हैं वो मेंस का रखते हैं, लोअर पीसीएस प्लस आरओ मेंस के हिंदी के ड्राफ्टिंग का। ठीक है, और वो उन बच्चों को देखना चाहिए जिनको लगता है कि प्री वो निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे। लोक सेवा आयोग का इतना ज्यादा टफ नहीं रहता है प्रीलिम्स निकालना, वो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, आप लोग देखिए, साथ साथ ही लेके चलना। ठीक, आज जो पहला टॉपिक है मैं आपको भाषा लिपि वाला कराऊंगा, यानी हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी लिपि, विभिन्न लिपियां किस भाषा में, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, विभिन्न भाषा परिवार वगैरह। सबसे पहले आप लोग देखिए होता क्या है बच्चों, भाषा यानी ये लैंग्वेज क्या होती है। भाषा जनरली हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी तरीका, कोई भी इशारा जिससे हम अपनी बातों को दूसरों तक कह दें, भले ही हम आपको आवाज़ लगाएं, इशारे करें, आपके दरवाजे में नोक करें या कुछ भी करें जिससे दूसरा इंसान समझ जाए क्या कहना चाह रहा है, वो भाषा होती है। ऐसा समझा जाता है बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी इशारा है, जैसे भी हम अपनी दूसरों तक बातें पहुंचा दे वो भाषा होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसका जनरली जो अर्थ है, ये भास नाम की धातु से बनी, यानी भाषा जो है किस धातु से मिलकर बनी है, भास धातु से मिलकर बनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये लिख लो, भाषा भास धातु से मिलकर बनी है और इस भास का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, इसका अर्थ क्या है, बोलना। इसी प्रकार से अगर आप डायग्राम अगर स्टडी करोगे तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। यानी भाषा एक धातु से बनी है जिसका अर्थ, जो धातु है भास धातु से, यानी भास धातु से बनी है जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। ठीक है, अब बोलने का क्या मतलब लगाओगे, बोलने का मतलब कोई भी ऐसी ध्वनियां, यानी एक साउंड एक प्रकार का समझ लीजिए, यानी जिन ध्वनियों से बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे वही उसका क्या होता है, एक्चुअल में मीनिंग होता है। यानी इस बोलने का मतलब है, ब्रैकेट में लिखो, जिन ध्वनियों से मनुष्य अपनी बात कहे, जिन ध्वनियों से, ध्वनि के नीचे हाईलाइट कर देना है। ठीक है, जिन ध्वनियों से, पूरा का ऐसे लिखना आपको, जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे, यानी जिन ध्वनियों से को बोलकर लिख दो, जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे, को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे। ठीक है, मनुष्य अपनी बात कहे, यानी सिंपल सी बात है, भाषा एक प्रकार की भास नाम की धातु से मिलकर बनी है जिसका अर्थ होता है बोलना, और बोलने का मतलब जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे वो क्या होती है, भाषा होती है। अब मेन क्वेश्चन आता है, सर ये ध्वनियां हैं कि साउंड क्या होता है। देखिए, ध्वनि का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ध्वनि निकालो उसका मतलब भाषा हो जाए, नू ना करोगे तो इसका मतलब ये भाषा नहीं है। ठीक है, यानी कोई ना कोई जब आप ध्वनियों का यूज करोगे इसका मतलब होगा कि इसका निश्चित अर्थ होगा, इसका एक निश्चित नियम होगा, इसका एक निश्चित क्रम और व्यवस्था होगी। यानी इस ध्वनि का मतलब है कोई ना कोई प्रॉपर निश्चित क्या हो सकता है, इसका नियम होगा, यानी एक रूल के तहत क्रम होगा।
ठीक है, यानी निश्चित नियम है, निश्चित क्रम है, साथ साथ एक व्यवस्था होगी, निश्चित क्या होगी, इसकी व्यवस्था होगी। अब आप कहोगे सर इतना तो हमें भी पता है, आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, लेकिन हमें अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, तस्वीर समझ नहीं आया कि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों इसका ये मतलब है, अगर कहीं पर लड़का लिखा हुआ है, लड़का, तो आपके दिमाग में सीधे आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन कहीं पर इसको आगे पीछे कर दो, आपको ऐसा लिखिए, ऐसा लिख दिया आपको, ठीक है। तो बताओ, लड़के शब्द को मैंने घुमा फिरा के आगे पीछे कर दिया, ये बन गया अर्थहीन, यानी इसका कोई निश्चित क्रम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई अर्थ नहीं, जबकि इसकी अपनी एक मीनिंग है, इसका एक क्रम है। तो ऐसी ही चीज है, जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे, लेकिन उन ध्वनियों का नियम होगा, क्रम होगा, व्यवस्था होगी। एग्जाम्पल, लड़का लिखा तो वो ध्वनि है, लेकिन इस प्रकार से मैंने आगे पीछे कर दिया जिसका कोई निश्चित क्रम, व्यवस्था और अर्थ ही नहीं है, तो वो क्या होगा, ध्वनि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, भाषा भाष धातु से मिलकर बनी होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे, जिसका एक निश्चित नियम, क्रम व व्यवस्था होती है, क्या कहलाता है, भाषा होती है, ठीक है। अब देखिए, भाषा जो होती है वो दो तरीके से प्रकट होती है। अगर आपसे कभी ये कहे भाषा को कितने तरीके से आप लोग प्रकट कर सकते हैं, ये होती है दो तरीके से प्रकट, यानी एक्सप्रेस, ठीक है, दो तरीके से। और वो दो तरीके क्या होती हैं, या तो आप इसको बोलकर करोगे, या फिर आप इसको लिखकर क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। यानी दो तरीकों से आप भाषा यानी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो आप बोलोगे या उसको क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। अब इतना तो आप सभी जानते हैं कि भाषा को बोलकर या लिखकर ही हम क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। अब UKSSC हो या कोई भी आयोग हो हो सकता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन कर दें कि इनमें से भाषा की कौन सी विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी भाषा की विशेषताएं नहीं है। तो लिखो भाषा की विशेषताएं, यानी क्या आखिर इनकी ऐसी क्वालिटी है, क्या इनमें विशेषताएं हैं, हम उसको भाषा कहें, ठीक है। तो विशेषताओं के अंदर आप लोग ध्यान रखना, इसके सबसे बड़ी ही विशेषता है भाषा की कि ये विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। यानी इससे क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, यानी एक इंसान है वो दूसरे इंसान को अपने विचार बताता है, दूसरे इंसान से अपने उसके विचार लेता है, यानी कहीं ना विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या प्रयोग की जाती है, भाषा का प्रयोग की जाती है। इसके अलावा इसका जो आधार है, यानी भाषा का कभी अगर आपसे आधार पूछेगा, यानी कभी क्वेश्चन आ गया कि भाषा का मुख्यतः आधार यानी बेस क्या होता है, तो भाषा का आधार हमेशा याद रखना मौखिक ध्वनियां होंगी, यानी जो आप मुंह से बोल के ध्वनियां प्रकट करते हो उसको बोला गया मौखिक ध्वनियां, यानी कहीं ना कहीं मौखिक ध्वनियां ही क्या होती हैं, भाषा का एक प्रकार से आधार होती है, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, उसी से हम लोग सीखेंगे, उसी से हमारा स्कोर होगा, और वही तरीका होता है। और ये सभी भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती, ये फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, जितने भी UKSSC एग्जाम कराता है वो सारे एग्जामों के लिए इक्वली क्या होंगी, ये फायदेमंद होंगे, ठीक है। यानी इनका आधार क्या होता है, मौखिक ध्वनियां होती हैं, और ध्वनियों से क्या बनते हैं, संपर्क शब्द बनते हैं। यानी ध्वनियां क्या बनाती है, संपर्क शब्द बनाती हैं, ध्वनियां संपर्क शब्द बनाती हैं, संपर्क शब्द, यानी कहीं ना कहीं क्या करती है, ध्वनियां आपस में संपर्क संबद्ध, यानी ध्वनियों से संपर्क क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, ध्वनियां संपर्क शब्द बनाती हैं। यानी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट वो जो वर्ड होंगे, क्योंकि संपर्क होगा एक दूसरे से, वो इसकी भाषा की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। साथ ही साथ शब्दों का जो इसमें क्या होगा, क्रम होगा, वो व्यवस्थित होगा। तो लिखो शब्दों का क्रम व्यवस्थित होगा, शब्दों का क्रम व्यवस्थित होगा, तभी जाके आप लोग ये समझ पाएंगे कि हाँ कोई ना कोई ये भाषा प्रयोग की जा रही। तो भाषा भाष नाम की धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। और ये बोलना मतलब जिन ध्वनियों से हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं, और ध्वनियों का मतलब उसका एक निश्चित क्रम और व्यवस्था होनी चाहिए, ये नहीं कि उसकी क्रम या व्यवस्था कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ इसको दो प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं, या लिखित या मौखिक, ठीक है, मौखिक और लिखित, यानी या बोल के या लिख कर। साथ ही साथ इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, आप लोग इसको समझ जाइए। अब जाके आता है भाषा के प्रकार। ध्यान रखना ये दो प्रकार की होती है, यानी कहीं ना कहीं जो भाषा है उसके कितने प्रकार होते हैं बच्चों, दो प्रकार। अब मेन चीज आती है कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो एक तो होता है मौखिक, जो कि इसका मूल रूप होता है। ध्यान रखना भाषा का मूल रूप कभी भी पूछेगा तो मौखिक भाषा होती है, ठीक है, मौखिक लिखिए। दूसरा लिखित लिखिए,
और जो मौखिक होता है वो भाषा का क्या होता है बच्चों, मूल रूप। कभी क्वेश्चन आ गया कि भाषा का मूल रूप क्या है, ध्यान रखना ये मौखिक भाषा जो होती है भाषा का क्या होती है, मूल रूप होती है, जिसको स्वाभाविक रूप से इंसान सीखता है। इसको किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाएगा, स्वाभाविक रूप से। खुद ही सोचिए, आप लोग जब बोलना सीखते हैं, बच्चा कोई बोलना सीखता है वो स्वाभाविक रूप से सीखता है, ठीक है, यानी उसका नेचुरल प्रोसेस होती है। जबकि जो लिखित भाषा होती है वो अपने आप में सीखने हेतु उसमें अलग अलग प्रत्यय का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसको सिखाया जाता है। यानी सीखने हेतु प्रयोग, सीखने हेतु अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग, अलग अलग प्रत्यय इसमें क्या होते हैं, प्रयोग। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना भाषा का जो दो प्रकार होते हैं, इसमें मौखिक जो भाषा होती है, यानी मौखिक भाषा को ही क्या कहते हैं, मूल रूप होता है, यानी भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक भाषा है, ध्यान रखना, जिसको इंसान स्वाभाविक रूप से सीखता है। अब जब हम भाषा कर ही रहे हैं तो हम लोग मौखिक भाषा तो कोई जरूरत वो नहीं है, लेकिन लिखित भाषा जब आपकी कभी यूज होगी तो ध्यान रखना, लिखित भाषा को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो, तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको बोलते हैं लिपि। यानी लिपि क्या होता है, भाषा की ध्वनियों को जिस लेखन चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है उनको लिपि कहा जाता है। तो हम धीरे धीरे चीजों की ओर आएंगे। लिपि यानी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रयोग, भाषा की ध्वनियों को, यानी जो ध्वनि आ रही है, जिन लेखन चिन्ह के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिन लेखन चिन्ह के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिन लेखन चिन्ह के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, चिन्ह के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, लिपि। यानी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्ह के द्वारा आप क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों, लिपि कहलाती है। अब लिपि से ही आपका जनरली क्वेश्चन बन जाता है, वो क्या क्वेश्चन पूछता है वो ध्यान रखना, और याद रखना प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है, ठीक है, कॉमा करके लिखो, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, लिपि होती है, अपनी क्या होती है, लिपि होती है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, लिपि होती है। अब मेन चीज ये आता है कि सर हमको कैसे समझें। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखाया, मैंने कहा जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मराठी लिपि, मराठी भाषा, सॉरी, ठीक है, मराठी भाषा, साथ ही साथ आपने संस्कृत भाषा सुना, आपने आप हिंदी भाषा सुना, मराठी के अलावा संस्कृत भाषा, आपने हिंदी भाषा का नाम सुना, ये सब के सब किस में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अभी मैं यहाँ नहीं आया कि कौन सी लिपि मतलब कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि की है या नहीं है। इसी के साथ ध्यान में रखना कई ऐसी भाषाएं जो दूसरी लिपि में लिखी जाती, जैसे पंजाबी भाषा है, अपने आप में किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, किसमें, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। साथ ही साथ जो उर्दू भाषा है, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा है, किस लिपि में लिखी जाएगी, रोमन लिपि में, ठीक है, अंग्रेजी लिपि किस, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। यानी हर भाषा की कोई ना कोई अपनी क्या होती है, लिपि होती है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखना, याद हमेशा इसको रखना कि जो मौखिक भाषा है या लिखित भाषा है, उसमें से मौखिक को तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो लिखित भाषा होता है वो किसी भी भाषा को नियमित व मानक रूप प्रदान करती है। तो एक क्वेश्चन लिखो, किसी भी भाषा को नियमित व मानक रूप प्रदान कौन करता है, किसी भी भाषा को नियमित व मानक रूप प्रदान करेगा, नियमित प्लस मानक रूप, मानक रूप प्रदान कौन करता है, मानक रूप प्रदान करता है लिखित भाषा। यानी जो लिखा होगा वही किसी भाषा को नियमित, वो क्या करेगा, मानक रूप प्रदान करेगा। इसी से ये पता चलेगा कि यहाँ कोई इंसान कितना उस भाषा को जानता है, क्योंकि बोलने से पता नहीं चलेगा उसकी स्पेलिंग कैसी है, वो लिखना कितना जाता है, उसी के आधार पर ये तय करते हैं आप लोग कोई इंसान पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। बोलने से तो बोलना किसको नहीं आता, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया मैंने बताया कि आपकी कौन सी भाषा के अंदर आता है, वो लिखित भाषा के अंदर आपकी सीखने की प्रक्रिया आती है। अब देखिए, मेन चीज जो क्वेश्चन पूछता है, मैंने ये कहा कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब हम हर भाषा को नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ क्या देखेंगे, देवनागरी लिपि, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। तो आप लोग ध्यान रखना, जब देवनागरी लिपि का विकास हुआ, यानी देवनागरी
देवनागरी लिपि का विकास, इसका कैसे किस तरीके से इसका लिपि का क्या हुआ विकास हुआ ये देखना है। ठीक है, यहां से हो सकता है कि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाए। इस लिपि का जो विकास हुआ, सबसे पहले इन सभी लिपियों का जो विकास हुआ वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। सबसे पहले कौन सी आई थी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आगे जाके किस लिपि में आई थी? गुप्त लिपि में। ठीक है, गुप्त लिपि। गुप्त के बाद कौन सी लिपि आई थी? कुटिला लिपि। क्या लिखोगे? कुटिल लिपि। इसके बाद प्राचीन नागरी लिपि। तो गुप्त के बाद कुटिल लिपि आई, कुटिल के बाद प्राचीन नागरी लिपि आई, प्राचीन नागरी लिपि आई, और उसके बाद अपने आप में वर्तमान किस लिपि का विकास हुआ? देवनागरी। देवनागरी। तो मेनली क्वेश्चन ये आता है कि जो देवनागरी लिपि है उसका किस लिपि से वो डेवलप हुई थी? ब्राह्मी लिपि से हुई थी, और ब्राह्मी के बाद गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी और देवनागरी। हो सकता है कि कभी क्वेश्चन आपका ये पूछ दे कि इसका एक सही क्रम क्या होगा, यानी क्वेश्चन देगा इनमें से जो लिपियों का विकास क्रम है सही क्रम कौन सा है। कभी ये पहले दे देगा, कभी ये पहले देगा, कभी ये पीछे कर देगा, कभी ये आगे। तो आपको इस क्रम को क्या रखना होगा? याद रखना होगा। यानी आपको यहां से जो याद रखना है, इस क्रम को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, यानी ये जो क्रम होगा वो आपका क्या होना चाहिए? याद आपके दिमाग पे रहना चाहिए। अब देखिए इसी क्रम में क्या होता है, जैसे जो ब्राह्मी है वर्तमान में कई भाषाएं इसी से डेवलप हुई। जैसे क्योंकि आप जानते हैं देवनागरी लिपि में हिंदी वगैरह किस में लिखी जाती है? देवनागरी। यानी इन सब का मूल आधार क्या है? ब्राह्मी। तो ध्यान रखना, जैसे हिंदी मूलतः किससे विकसित हुई थी? जैसे लिपि तो इसकी क्या है? देवनागरी है। तो जैसे हिंदी है, हिंदी के अलावा गुजराती, राजस्थानी, मराठी, मैथिली, हिंदी के अलावा गुजराती, राजस्थानी, मराठी, महाराष्ट्र में, ठीक है, मैथिली, ये सब के सब किस में लिखी जाती हैं? यानी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, मैथिली, इसके अलावा कैथी, बंगला, असमिया, सब के सब क्या क्या लिखोगे? कैथी, बंगला, और इसके अलावा गुरुमुखी। ठीक है, कैथी, बंगला, गुरुमुखी, और साथ ही साथ असमिया है। ये सब के सब जो हैं कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इनकी? असमिया आदि etc। ठीक है, ये सब के सब किससे? ब्राह्मी का कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है? बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब देखो वर्तमान में जैसे देवनागरी है, देवनागरी के अंदर आप जानते हैं संस्कृत, मराठा, इसके अलावा कोंकणी, मैथिली, ये सब के सब किसके हैं? देवनागरी लिपि की भाषाएं। जैसे देवनागरी में आप लोग सब जानते हैं, जैसे संस्कृत किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। मराठी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। इसके अलावा मैथिली किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ये सब के सब आपको पता है कि किस में लिखी गई हैं? देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। इसके अलावा कोंकणी। अब ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ये भाषाएं किस क्षेत्र में बोली जाती है, वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं प्राचीन ब्राह्मी से डेवलप हुई हैं, या कहीं ना कहीं देवनागरी वर्तमान जो, क्योंकि देवनागरी तो इसी से आगे बढ़ी है, यानी देवनागरी का ही हिस्सा है ये वाली। ठीक है, अब जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी में कौन सी? पंजाबी भाषा। अब पंजाबी भाषा भले ही देवनागरी में न लिखी जाए, पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती, तो कहीं ना कहीं वो भी कभी ना कभी ब्राह्मी का ही कोई ना कोई हिस्सा रही होती होगी। ठीक है, ये चीज है। अब मेन चीज आता है यहां से कि जो भाषा परिवार है और भारतीय भाषाएं हैं वो क्या है। तो एक क्वेश्चन हेडिंग डाल दीजिए, भाषा परिवार व भारतीय भाषाएं। इसको हम लोग कैसे समझें? भाषा परिवार व भारतीय भाषाएं। ठीक है, भाषा परिवार व भारतीय भाषाएं। क्या लिखोगे हेडिंग? भाषा परिवार व भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं। ठीक है, ये आपने क्या डालना है? हेडिंग के रूप में डालना है। इसको आप लोग कैसे करनी है वो देख लीजिए। होगी आपने। ठीक है, भाषा परिवार व भारतीय भाषाएं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो सबसे पहली चीज बच्चों, भाषा परिवार होता क्या है? भाषा परिवार का मतलब है ऐसी भाषाओं का समूह जिसका विकास किसी एक मूल भाषा से हुआ है। यानी सीधे सीधे लिखो, ऐसी भाषाओं का समूह जिनका विकास किसी एक मूल भाषा से। ऐसी भाषाओं का समूह, ऐसी भाषाओं का समूह जिनका विकास किसी एक मूल भाषा से, जिनका विकास किसी एक मूल भाषा से। ठीक है, जिनका विकास किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, क्या कहलाती हैं? भाषा परिवार। अब देखिए वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ना, लगभग 3000 से अधिक क्या बोली जाती हैं? भाषाएं बोली जाती हैं पूरे विश्व में। अब उन 3000 से अधिक बोलने का मतलब, भाषाएं को बोलने का मतलब, मोटे तौर पे देखेंगे पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मुख्यतः इसमें 12 भाषा परिवार लिखो,
मुख्यतः विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? 12 भाषा परिवारों में इसको कैटेगराइज किया गया है। यानी कितने भाषा परिवार हैं? यहाँ पे 12 भाषा परिवार हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो भारतीय भाषा के बारे में बनेगा। ठीक है, तो देखो भारतीय भाषा को 2 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भारतीय भाषा को कितने परिवार में बांटा गया है? 2 भाषा परिवारों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है अपने आप में भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, यानी भारत यूरोपीय, यानी जिसको भारोपीय बोलते हैं आपको। ठीक है, भारत यूरोपीय, यानी इसी को आप लोग बोलते हो भारोपीय। भारोपी बोला जाता है ना इसको, भारत यूरोपीय, भारत और यूरोपीय। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। क्या बोलते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। अब मेनली क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, संबंधित नहीं है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की मुख्यतः जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? तमिल यानी तमिलनाडु में, तेलुगु मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाके में, कन्नड़ मतलब कर्नाटक में, कन्नड़, मलयालम मतलब केरला में। ठीक है, मलयालम। ये जो भाषाएं हैं ये अपने आप में क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और इनके ब्रैकेट में लिख भी लेना कौन सी कहाँ बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरला वगैरह के क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन फंसाने वाला होगा वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और ध्यान रखना, जो भारत यूरोपीय यानी भारोपीय वाला जो पोर्शन है इसी को अपने आप में भारतीय आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, अभी पहले इसके एग्जाम्पल लिख लो। इसमें जो आपका आता है संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी। क्या क्या लिखोगे? संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी और इसके अलावा जो आएगा रूसी, फ्रांसीसी और फारसी आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा? रूसी यानी रूस में, फ्रांसीसी और इसके अलावा अपने आप में कौन सा आएगा? रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक, ईरानी और अंतिम इसके अंदर लिख लो फारसी। ये सब के सब क्या हैं? भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, आदि कर देना। अब क्वेश्चन यहीं से आपसे घुमा फिरा के पूछेगा कौन सी एक भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। तो ध्यान रखना, संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और फारसी, ये सब के सब भाषाएं जो है भारतीय भाषा परिवार में भारत यूरोपीय यानी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। यहीं से आपको बेहोश करने के लिए क्वेश्चन उठाएगा, इनमें से कौन सी एक भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। अब मेन चीज आता है सर इसको याद कैसे करें? याद कैसे करना है? देखो, भारत की लोकेशन देखना, सपोज यहां पर इंडिया है आपका, ठीक है, इस पोर्शन पे, और ये यूरोप कहाँ है? भारत के इस पोर्शन पे है, यानी यहां यूरोप की लोकेशन है। अब यूरोप के कौन से देश हैं? देखिए, ग्रीक, रोम वाला पोर्शन, ईरान इसी के बगल में, ईरान फारस वगैरह के बगल में। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी इधर आपको देखने को मिलेगा, अंग्रेज यानी ब्रिटेन वगैरह पूरा का पूरा पोर्शन, रूस इधर आपको देखने को मिलेगा, फ्रांसीसी इन्हीं के मिड में देखने को मिलेगा, फारसी यहीं, यानी कहीं ना कहीं ये यूरोप के से अपनी पश्चिमी देशों से संबंधित है, जो कि भारत और यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार की क्या कहलाई? भाषाएं कहलाई। ठीक है, अब मेनली आता है क्या भारत की कौन सी भाषा इसके अंदर आएगी? तो भारत की लिख लो। ठीक है, भारत की, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं तो यहीं पे मैं भारत की लिख दूंगा। भारत की कौन सी भाषाएं भारोपीय मतलब परिवार में आएंगी? भारत की भाषाएं लिख दो, भारत की। ठीक है, यानी भारत की कौन सी आएगी? सबसे पहले लिख लीजिए हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी। हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको ये लिखना ही लिखना है, हिंदी है, सिंधी है, पंजाबी है, कश्मीरी है और साथ ही साथ गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला। क्या क्या लिखोगे? गुजराती, मराठी, उड़िया उड़ीसा में, ठीक है, बंगाली, बंगला। ये सब के सब क्या है? अपने आप में भारत की ऐसी भाषाएं जो भारोपीय परिवार से आई हैं, यानी भारोपीय परिवार की हैं। साथ ही साथ असमिया और उर्दू भी लिख लीजिए। क्या क्या लिखोगे? असमिया प्लस उर्दू, असमिया
प्लस उर्दू। अब देखिए मेनली क्या चीज है आपको पता होनी चाहिए बच्चों। देखो जैसे ये जो समय है ना, ये फेज है, अभी फिलहाल एग्जाम नहीं है, तो जितना ढंग से पढ़ सको पढ़ लो, क्योंकि बाद में जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं आपको भगाने लग जाऊंगा। यानी आपकी स्पीड जो है, अभी फर्स्ट गियर में चल रहे तो गाड़ी फोर्थ गियर में पहुंचा दूंगा, इसीलिए मैं पूरा का पूरा समय दे रहा हूं आपको। अभी जैसे एक हफ्ते में एक टॉपिक हिंदी का चलता है, 40 मिनट के समथिंग वीडियो आएगी, वो पूरा एक टॉपिक कवर कर लेंगे। तो इस एक हफ्ते में पूरा वर्क कीजिए इसमें। मेरी पुरानी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको देवनागरी लिपि का विकास वगैरह वाला एक चैप्टर होगा, एक मतलब वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में देखना हिंदी वाले में, वहां उसको देखिए, कंपैरिजन कीजिए, कई चीजें आपको वहां फैक्ट मिल जाएंगी, कई यहां मिल जाएंगी। तो भारत की ऐसी भाषाएं जो भारोपी परिवार से संबंधित है, ये है, ठीक है, उर्दू। और ध्यान रखना, आप मेन चीज आती है सर इसको कैसे हम समझें। देखिए मैंने क्या कहा, भारत की लोकेशन आपको पता है, ये देखिए हिंदी पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बोली जाती है, सिंधी इसी भाग में जो यूरोप के टच में आया होगा, ठीक है, ये यूरोप है, यहां से टच में आया होगा। साथ ही साथ पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, देखो पंजाब, कश्मीर, गुजरात, ये सब टच में वाला पोर्शन होगा। मराठी उड़िया यानी नॉर्दर्न इंडिया का जो पोर्शन है, असम, बांग्ला वगैरह सब पूर्वी भारत के, वो सब के सब भारोपी परिवार की हैं। बाकी कहा कि आपकी द्रविड़ परिवार की मुख्यतः भाषाएं, ठीक है। अब याद रखना इनके मूल में जो भाषा है वो संस्कृत है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करना, नोट करके लिखना, इनके मूल में, यानी जो लिखा है नोट करके लिखो, इनके मूल में संस्कृत भाषा है, यानी इसमें कई टर्मिनोलॉजी आपको संस्कृत के मिलेंगे, ठीक है। इनके मूल में, यानी इनका मूल, इनकी जो जड़ है, मूल में कौन सी भाषा है, संस्कृत है। इसीलिए कई संस्कृत के शब्द आपको इन सभी भारोपी भाषा परिवार में मिल जाएंगे, यानी इनके मूल में संस्कृत है। अगर कभी क्वेश्चन आता है भारोपी परिवार में जो भाषाएं हैं उनकी मूल भाषा क्या है, यानी उनकी मूल जड़ क्या है, वो संस्कृत है, ठीक है। बाकी द्रविड़ भाषा परिवार आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए इसी भारोपी भाषा परिवार को जो बोला जाता है वो बोला जाता है भारतीय आर्य भाषा परिवार, यानी जो भारतीय आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, ये जो किसको बोला जाता है, भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसी को बोला जाता है किसको, जो यूरोपीय यानी भारोपी परिवार है, ये इसी से संबंधित है। यानी भारतीय आर्य परिवार जो लिखोगे, भारोपी यानी भारत और यूरोप, ठीक है, भारोपी परिवार से संबंधित है, भारोपी परिवार से संबंधित है। कहीं ना कहीं इसका संबंध भी किससे है, भारोपी परिवार से इसका संबंध है। इसको आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मेन चीज आती है, इनका जो विकास हुआ वो किससे हुआ, अभी बताया था मैंने आपको, संस्कृत से। यानी कौन से संस्कृति से हुआ इनका विकास, वो है यानी इनका विकास, ठीक है, भारोपी परिवार का इनका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, वैदिक संस्कृति से। अगर क्वेश्चन कभी आता है कि जो भारोपी परिवार है या जो भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार है, इनका विकास जो हुआ है किससे हुआ है, वैदिक संस्कृति से। और जो वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड हुआ करता था बच्चों, वो जो टाइम पीरियड था वो कब था, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, यानी आज से 1500 ईसा यानी बीसी, ठीक है, से 800 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ। इसके बाद जैसे वैदिक संस्कृति का टाइम गया, एक नई समय पीरियड आया, उसको बोला जाता है लौकिक संस्कृति, यानी लोगों में, क्योंकि वैदिक संस्कृति बहुत टफ थी, सबके समझ में नहीं आती थी, उसके बाद लौकिक संस्कृति का विकास हुआ। और जो लौकिक संस्कृत है वो जो आया अपने आप में, वो 800 से 500 ईसा पूर्व तक का विकास इसका माना जाता है, ठीक है। 800 बीसी से 500 बीसी तक कौन सी संस्कृति आई, लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति के डेवलपमेंट के बाद जो अगला आया, पाली व प्राकृतिक संस्कृति आई है, पाली व प्राकृत, ठीक है, पाली व प्राकृत। ये कब से कब तक आया, ये आया 500 बीसी से 500 एडी तक, ठीक है, यानी ईसा तक। और उसके बाद जो पाली प्राकृत आया, उसके बाद आ जाएगा अपभ्रंश, ठीक है, क्या आया, अपभ्रंश। और जो अपभ्रंश था वो था आपका 500 बीसी से, मतलब 500 एडी से इसी के आगे को 1000 एडी तक। इसके बाद जो है खड़ी बोली वगैरह का विकास हुआ। तो आप लोगों ने सुना होगा हिंदी वगैरह जो है ये सब के सब किससे डेवलप हुई हैं, अपने आप में अपभ्रंश से। तो क्वेश्चन लिखना है, हिंदी प्लस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास माना जाता है अपभ्रंश से माना जाता है। इसके नीचे लिखो, हिंदी प्लस आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, हिंदी प्लस आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, भारतीय भाषाओं का विकास किससे माना जाता है, अपने आप में ये माना जाता है किससे, अपभ्रंश से, ठीक है। ये वही अपभ्रंश है जो यहाँ पर हम लोग डेवलप करते करते क्या हुए हैं, पहुंच चुके हैं, इन्हीं से माना जाता है। और अपभ्रंश के अंदर कौन सी आती है, जैसे सौरसैनी हो गया, मगधी है या मराठी हो गया, ठीक है। जैसे सौरसैनी लिखो ब्रैकेट में, सौरसैनी, इसके अलावा मगधी लिखो,
ठीक है। इसके अलावा मराठी है, महाराष्ट्र में जो बोली जाती है, ठीक है। इन्हीं अपभ्रंश से कहीं ना कहीं हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं का क्या माना जाता है, विकास माना जाता है। अब देखिए इसके तुरंत बाद जो आया वो आया खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली से ही आधुनिक हिंदी का क्या माना गया, लास्ट में फाइनली विकास माना गया। तो क्वेश्चन लिखो, हिंदी भाषा जो थी खड़ी बोली का विकसित रूप है, ठीक है। हिंदी भाषा क्या है वर्तमान में, खड़ी बोली। हिंदी भाषा जो है किसका रूप है, खड़ी बोली का विकसित रूप है। खड़ी बोली का क्या है, विकसित रूप माना गया, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी जो है किसका विकसित रूप है, किसका डेवलप रूप है, तो वह अपने आप में खड़ी बोली का ही विकसित रूप होगा। और ये जो खड़ी बोली है इसका सबसे पहले प्रयोग अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में जो करने वाला व्यक्ति था वो था अमीर खुसरो। तो एक क्वेश्चन लिखिए, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी कविता में किसने किया था। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी कविता में, ठीक है, सर्वप्रथम अपनी किसने किया था, यानी खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी कविता में किसने किया था, अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आपने। इसी ने सबसे पहले इस खड़ी बोली का प्रयोग अपनी क्या किया, रचनाओं में यानी अपनी कविताओं में किया सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले किसने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया, वो था अमीर खुसरो। 13वीं सदी के आसपास इसने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो खड़ी बोली है धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर, साउथ इंडिया की ओर शिफ्ट हुई। मुगल काल में इसको साउथ इंडिया की ओर जाने का मौका मिला, और इस साउथ इंडिया में जिस नाम से जानी गई उस टाइम पे, उसका नाम जो अपने आप में बनता है वो बनता है दक्कनी हिंदी या दक्कनी उर्दू। तो लिखो, उत्तर भारत की खड़ी बोली, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, उत्तर भारत की खड़ी बोली दक्षिण भारत में किस नाम से जानी गई, दक्षिण भारत में किस नाम से जानी गई, ठीक है, यानी साउथ इंडिया में किस नाम से जानी गई, इसका नाम क्या पड़ा था, वो बना था दक्कनी। क्या लिखोगे, दक्कनी हिंदी या दक्कनी उर्दू। दक्कनी हिंदी बोला गया या इसी को दक्कनी क्या बोला गया, उर्दू बोला गया, ठीक है। दक्कनी उर्दू क्या किया गया, बोला गया था। और जो ये पढ़ा रहा हूं कमेंट करके लिख देना कि ये सेक्शन जो है हिंदी का पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, तभी आगे को कंटिन्यू करूंगा। नहीं पसंद आ रहा होगा तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा आगे को, ठीक है। हिंदी फिर देख लेना आप, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना, फीडबैक तो देना ही पड़ेगा कि हाँ समझ आ रहा है। अब पता लगा वहां बैठे हो, कोई जोश नहीं, कोई होश नहीं, कोई खरोश नहीं, क्या फायदा फिर ऐसे पढ़ाने का। आपको धीरे धीरे कॉमेंट सेक्शन में आके बताना पड़ेगा कि सर सही चल रहा। अब जो है एक चार्ट बनाऊंगा, उसी से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हिंदी इधर लिखोगे आप लोग और इस चार्ट को पूरा रट के जाओगे, और इधर डालना है आपको नाम, ठीक है। हिंदी इधर डाल के इधर नाम डालना है। सबसे पहले लिखो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, पश्चिमी हिंदी। तो हिंदी की कौन सी उपबोली पश्चिमी हिंदी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा। या हिंदी की कौन सी बोली पूर्वी हिंदी का एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या हिंदी की कौन सी बोली पहाड़ी उपबोली का एग्जाम्पल है। या हिंदी की कौन सी बोली राजस्थानी का एग्जाम्पल है। या हिंदी की कौन सी बोली अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, बिहारी का एग्जाम्पल है, यानी बिहार का एग्जाम्पल है। या हिंदी की कौन सी उपबोली अपने आप में दक्षिण भारत का एग्जाम्पल है, ठीक है, दक्षिण भारत, ठीक। ये आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस चार्ट को पूरा पूरा रट के जाओगे। दक्कनी लिख दो या दक्षिण भारत को, इसको दक्षिणी भी लिख दो, दक्षिणी, कंफ्यूज मत हो जाना वहां। देखो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से रट के जाना है। हिंदी की कौन सी उपबोली पश्चिमी हिंदी का एग्जाम्पल, यानी भारत के मैप को ध्यान में रखना। सपोज भारत का मैप यूं है, ठीक है, यानी ये नॉर्दर्न इंडिया है, ये पश्चिमी इंडिया हो गया, ये पूर्वी इंडिया हो गया, ये साउथ इंडिया, यानी साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस डायग्राम को। तो ये डायग्राम ध्यान में रखते ही आपकी समझ आ जाएगा कि पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या क्या डालोगे। देखो पश्चिमी में क्या डालना है, ब्रज भाषा, खड़ी भाषा, हरियाणवी भाषा, ठीक है। तो ब्रज लिखना है आपको, खड़ी लिखना है, हरियाणवी लिखना है, हरियाणवी, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या लिखना है, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, यानी कन्नौज के इलाके में जो बोली जाती है उसको क्या बोला गया, कन्नौजी। इसके अलावा बुंदेली, कन्नौज के अलावा बुंदेली, और इसके अलावा क्या लिखोगे, राजस्थानी लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, राजस्थानी। ये मेनली कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी में। इसके अलावा पूर्वी हिंदी में ध्यान रखना है कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है। अवध का इलाका जो यूपी में है, अवधी, वो पूर्वी हिंदी का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जो आता है आपका बघेली और छत्तीसगढ़ी, बघेली मतलब छत्तीसगढ़ के आसपास का इलाका, ठीक है। बघेलखंड सुना होगा आपने, बघेली और छत्तीसगढ़ी,
छत्तीसगढ़ी, ये सब के आसपास क्या है, पूर्वी हिंदी का एग्जाम्पल। पहाड़ी का गढ़वाली प्लस कुमाऊनी प्लस हिमाचली, ठीक है। अब राजस्थान पश्चिमी का एग्जाम्पल है। राजस्थान के अंदर सब कैटेगरी जो बनेगी, यानी राजस्थान के ही अंदर, जैसे मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, ठीक है। मेवाती लिखो, मारवाड़ी, ठीक है। क्या क्या लिखा है आपने, मेवाती लिखा होगा, मारवाड़ी लिखा होगा, साथ ही साथ मेवाड़ी और हाड़ौती, हाड़ौती और मेवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी, ये सब के सब क्या हैं, राजस्थानी हिंदी का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है आपका बिहारी, जिसमें भोजपुरी, मगधी और मैथिली, सब भोजपुरी, ठीक है, मतलब बिहार में भोजपुरी, मैथिली और मगधी, ये सब के सब क्या हैं अपने आप में बिहारी हिंदी का एग्जाम्पल, जो बिहार के क्षेत्र में। और लास्ट आता है दक्कनी या दक्षिण भारत की, जिसके अंदर बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर वाली में बोली जाती है, ठीक है। तो लिखो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, अहमदनगर। जैसे अभी मैंने लिपि पढ़ाया, देवनागरी लिपि की कुछ मेन मैंने आपको भाषाएं बताई। आपको क्या करना है, देवनागरी में लिखी जाने वाले भारत की मुख्यतः भाषाएं फिर पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले कराया है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको चेक कर लेना। लेकिन आपको ये पक्का देखना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भारत की भाषाएं लिखी जाती हैं, वो कराया है, प्लेलिस्ट में आपको देखना है। और आज के दिन का जो लास्ट सेक्शन आता है, कुछ रचना और उसकी बोली, इसको नोट कर लिया होगा आपने, कुछ रचना और उनकी बोली लिखो। एक साइड रचना लिखो, वो किस बोली में है, कभी कभी क्वेश्चन यहां से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ देता है। यानी एक आपको इस साइड लिखना है रचना और यहां लिखनी है अपनी बोली, ठीक है, किस बोली में वो लिखी गई है, क्या पता कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ दे, ठीक। पहला लिखो रामचरितमानस, दूसरा लिखो सूरसागर। एक तो लिखो आप रामचरित, पूरा लिखना है इसको, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको। रामचरितमानस क्या लिखोगे, रामचरित मानस, ठीक है। दूसरा लिखो आप लोग रामचरितमानस के अलावा यहाँ पे सूरसागर। तीसरा लिखो पदावली, सूर सागर, फिर लिखो पदावली, ठीक है। इसके बाद जो आपने लिखना है वो लिखना है सतसई और साखी। क्या क्या लिखोगे, सतसई, सतसई और साखी, ठीक है, कबीरदास की साखी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पद्मावत, उर्वशी और कुरुक्षेत्र लिखो। यहाँ पे लिखो पद्मावत, पद्मावत, पहले इतना लिख लो, ठीक है। इनका आप लोगों को क्या करना है, इसकी रचना लिखो, देखो किसने लिखे हैं, इसको आगे देख लो। हम लोग क्या करते हैं, इनकी देख लेते हैं। रामचरितमानस जो है वो किस में लिखी गई है, अवधि में, ठीक है। ये किस में लिखी गई है, अवधि में। और किसके द्वारा लिखी गई, ये तो सब जानते हैं, तुलसीदास के द्वारा, खाली टी लिख दिया मैंने, समझ जाना। सूरसागर जो लिखी गई है वो ब्रज में लिखी है, वो लिखी है सूरदास के द्वारा, ये है ब्रज में, ठीक है। ये किसके द्वारा है, सूरदास के द्वारा। पदावली जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, मतलब किस में लिखी गई, मैथिली में, जो कि विद्यापति के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये ध्यान रखना इसको, मैथिली में, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, विद्यापति के द्वारा, विद्यापति के द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोग, किसके द्वारा इस की रचना की गई है। इसके अलावा सतसई जो है ब्रज में है, वो बिहारी के द्वारा लिखी गई है, ब्रज में बिहारी के द्वारा, ठीक है, बिहारी के द्वारा इसको क्या की गई, रचना की गई। इसके अलावा साखी वो किसकी है, कबीर की, मिश्रित है, इसमें मिश्र है, मिश्रित है मतलब एक ही ना होके मिश्रित है, ये है किसकी, कबीरदास जी की। और इसके अलावा जो पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपने सुना होगा, पद्मावत बहुत फेमस रचना होती, ये अवधि में लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसके अलावा जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके क्या, उर्वशी और कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर लिखो, उर्वशी और कुरुक्षेत्र, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र, उर्वशी और कुरुक्षेत्र लिखो। ये रचनाएं भी पता होनी चाहिए किसकी हैं, उर्वशी प्लस कुरुक्षेत्र, ये किसकी है, किस में लिखी गई है, उर्वशी और कुरुक्षेत्र, ये लिखी गई है अपने आप पर खड़ी बोली में, ठीक है। और ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। क्या लिखोगे इसमें, खड़ी बोली, और ब्रैकेट में लिख लो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, RSD लिख दिया मैंने। इसके अलावा उर्वशी और कुरुक्षेत्र के अलावा महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की, ये भी खड़ी बोली में है, कामायनी, ये भी किसकी है, खड़ी बोली में, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, JSP, ठीक है। इसके अलावा जो आता है आपका 2-3 और हैं, एक लिखो साकेत, यशोधरा और भारत भारती, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, साकेत, यशोधरा और भारत भारती, भारत
भारती। ये सब के सब किस में लिखी गई है? अपने आप पे खड़ी बोली में लिखी गई है। ये है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। ये भी किस में लिखोगे? खड़ी बोली। ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। ये रचनाएं भी पूछता है कि किसकी है, किसकी। ये मेन आपकी क्या थी? रचनाएं थी। अब देखो हिंदी से संबंधित लास्ट आज के दिन का फैक्ट है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था संविधान द्वारा? तो लिखो हिंदी को संविधान के द्वारा राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरा लिखो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी? हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में, आर्टिकल 343 में कहा गया कि जो संघ की राजभाषा होगी हिंदी होगी, वो लिपि इसकी क्या होगी? देवनागरी होगी। किसमें कहा गया? आर्टिकल 343 में, ठीक। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये था आपका नए सेशन का, नई सीरीज की पहली क्लास हिंदी की। होपफुली जैसा भी था आप लोगों के समझ आया होगा। अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट मत होना, मतलब ये मत सोचना कि कहां से शुरुआत करें। हिंदी की शुरुआत यहां से करनी है। सेम टॉपिक को, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सेम टॉपिक को प्लेलिस्ट में हिंदी के फोल्डर में जाने के बाद देवनागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा का विकास कराया होगा, छोटा सा वीडियो होगा, उसको देख लेना। क्या पता वहां कोई फैक्ट मैंने पहले कराया हो, यहां ना कराया हो, या यहां कराया हो वहां ना कराया हो। दोनों का निचोड़ निकाल के अपने नोटबुक में नोट कर लेना। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।